हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर्नाटक के टॉपिक को ख़त्म कर लिया था। उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था कुछ कर्नाटक के परिचय से, और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कर्नाटक क्षेत्र में ही युद्ध क्यों हुआ था। और उसके बाद हम लोगों ने तीनों कर्नाटक युद्धों पर विस्तार से चर्चा कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कर्नाटक युद्ध में जो फ्रांसीसी हार गए, फ्रांसीसी क्यों हारे, उससे क्या क्या कारण थे, उन कारणों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था विस्तार में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो कर्नाटक युद्ध हुआ, अंग्रेजों के दृष्टिकोण से उसका क्या महत्व था, तो उस पॉइंट पर भी हम लोगों ने बात कर लिया था। तो अभी हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे बंगाल विजय। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बंगाल विजय। तो अगर बात करें बंगाल विजय, तो बंगाल विजय में हमें दो युद्ध देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें दो लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। बंगाल विजय, पहला हो जाता है पलासी की लड़ाई। दूसरा हो जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। तो पहले हम लोग पलासी की लड़ाई को देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे बंगाल का पहले छोटा सा एक परिचय लेंगे बंगाल का, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बंगाल का परिचय, अगर मैप में देखें हम लोग तो ये जो आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल हो गया, हमारा पश्चिम बंगाल, बिहार उड़ीसा का क्षेत्र पूरा इसमें आ जाता है। कितना? बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्र। अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल उस टाइम पे मुगलों का सूबा था, मुगलों का प्रांत था, प्रांत कहो या फिर सूबा कहो। तो मुगलों के जितने भी प्रांत थे, उन सभी में, मुगलों के जितने प्रांत थे उसमें सबसे समृद्ध बंगाल ही माना जाता है, क्योंकि बंगाल की अर्थव्यवस्था उस टाइम पर काफी अच्छी थी। उस टाइम पे बंगाल की स्थिति बहुत ही मजबूत थी। हमने बात किया था पीछे भी कि 1750 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पूरे एशिया में जितना व्यापार करती थी, उसका 60% तो केवल बंगाल से ही करती थी। तो बंगाल की अहमियत आप लोग समझ सकते हैं। तो बंगाल की स्थिति काफी मजबूत थी उस टाइम पर। तो जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, मैंने बात किया था जब और औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। तो ऐसे ही बंगाल में अलग हो गया। तो यहाँ पर थे उस टाइम पर मुर्शिद कुली खां। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर थे उस टाइम पर मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, ये 1717 से 1727 तक बंगाल के नवाब के तौर पर कार्य करते हैं। इनके टाइम पर बंगाल की स्थिति काफी अच्छी थी। अर्थव्यवस्था, राजनीतिक ठहराव था, शांति बहाल की इन्होंने। इनके टाइम पर बंगाल की बहुत ही मजबूत स्थिति थी। तो 1717 से 1727 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने राजनीतिक ठहराव लाया, राजनीतिक स्थिरता लाया, और टैक्स वसूली अच्छा किया, कानून व्यवस्था अच्छा किया, और जो है विद्रोहियों का दमन किया, कानून व्यवस्था, शांति बहाल की। तो इन्होंने काफी अच्छे अच्छे काम किए। तो इनके टाइम पर बंगाल की स्थिति बहुत ही मजबूत थी। तो आगे क्या होता है फिर, जैसे हर जगह पर गद्दी को लेकर लड़ाई होती है, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष भारतीय राज्यों में एक कॉमन सी चीज है, हम लोगों ने बात किया था। तो यहाँ पर भी उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है। उसके बाद जैसे ये हटते हैं, फिर उसके बाद आते हैं सुजाउद्दीन, जो कि इनके ही दामाद रहते हैं। सुजाउद्दीन के बाद आते हैं सरफराज, सरफराज के बाद अलीवर्दी खां। ऐसे हम लोग देखते हैं कि मुर्शिद कुली खां के बाद आते हैं कौन? मुर्शिद कुली खां के बाद आते हैं सुजाउद्दीन। ये इनके ही दामाद रहते हैं। उसके बाद आते हैं सरफराज। सरफराज मुजाउद्दीन का बेटा रहता है। सरफराज के बाद अली वर्दी खां।
अली वर्दी खां क्या करता है, जैसे ही ये नवाब बना कुछ ही महीने बाद ये कहता है हट ससुरा, तो कितना दिन शासक रहेगा, उसको हटा के खुद शासक बन जाता है। लगभग 1 साल भी उसको शासक नहीं रहने देता है। जैसे वो शासक बना 1 साल भी बीता नहीं, उसी साल इसने उसको हटा के अली वर्दी खां खुद शासक बन जाता है। तो उत्तराधिकार का संघर्ष हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें बंगाल में, बंगाल के आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो बंगाल का क्या महत्व हो जाता है। तो ये शासक हमने देख लिया कि जितने भी शासक हम लोगों ने देखा, मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन सरफराज, अली वर्दी खां, ये लोग 1717 से 1756 तक ये बंगाल के नवाब हैं, जो 1717 से 1756 के बीच बंगाल पर शासन कर रहे हैं। हम लोगों ने देख लिया अभी। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें बंगाल का क्या महत्व हो जाता है, तो आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें हम लोग तो बंगाल में समृद्ध खेती है। बंगाल में खेती समृद्ध खेती है, और यहाँ पर बंदरगाह भी बहुत सारे हैं, और व्यापारिक केंद्र भी बहुत है यूरोपियन कंपनियों के। अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस के यहाँ पर व्यापारिक केंद्र था, अंग्रेजों के थे, हॉलैंड, पुर्तगाल, और यहाँ तक कि पुर्तगालियों के भी थे, यहाँ तक कि डेनमार्क का भी यहाँ पर व्यापारिक केंद्र था। तो यहाँ पर व्यापारिक केंद्र भी कई सारे हो जाते हैं, बंदरगाह भी कई सारे हो जाते हैं, खेती भी यहाँ पर अच्छी होती थी, यहाँ पर उद्योग भी बहुत था, व्यापार भी बहुत सारे होते थे। अगर हम लोग बात करें तो हो गया भारत। हमारा पश्चिम एशिया पूरा हो गया, पश्चिम एशिया का इलाका, ईरान, पाकिस्तान, इधर भारत आ जाता है हमारा। तो यहाँ पर हो गया बंगाल। इधर पूरा जो मध्य एशिया हो जाता है, इधर पश्चिम एशिया पूरा। तो बंगाल क्या करता था, बंगाल में जितने भी उद्योग होते थे, उद्योग की बात करें हम लोग तो सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, और जहाज रानी हो जाता है कि मतलब जहाज से जो भी माल आता जाता था, जहाज की रख रखाव, जहाज का निर्माण, ये सब का मतलब जहाज रानी हो गया। तो जहाज रानी उद्योग, जो बंगाल में उद्योग जो थे उस टाइम पर, जहाज रानी, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, और चीनी वगैरह, और कुछ जो हाथ से बनी हुई चीजें रहती थी, तो बंगाल क्या करता था, बना के भारत के अलग अलग क्षेत्रों में तो उसको सप्लाई करता ही था, और उसके साथ साथ बंगाल क्या करता था, यहाँ पूरे मध्य एशिया तक, पूरे पश्चिम एशिया तक बंगाल का संपर्क था, व्यापार बंगाल का होता था पूरा। भारत में तो वो सप्लाई करता ही था, अपनी चीजों को भारत में सप्लाई करता ही था, साथ ही साथ यहाँ पर भी होता था। यहाँ पर जो मध्य एशिया का देश हो गए, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, ये सब वगैरह, इधर जो पश्चिम एशिया का पूरा देश हो गया, ये इधर इस्लामिक कंट्री, यहाँ तक भी बंगाल का व्यापार होता था। तो आर्थिक आर्थिक दृष्टिकोण से तो बंगाल का काफी महत्व था। तो हम लोग एक बार इन सब पॉइंट को नोट कर लेंगे। आगे हम लोगों ने देखा कि अभी बंगाल की स्थिति काफी अच्छी थी, अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी बंगाल की, लेकिन क्या होता है, इसी बीच जब हम लोगों ने बात किया था उत्तर पश्चिम की तरफ से नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण होते हैं 1747 से 1747 से 1767 के बीच में। तो 17 उनके नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली और मराठे वगैरह, इन सब के आक्रमण जब होते हैं, यहाँ पर आपस में इन लोग मारपीट करते हैं। तो जो बंगाल का व्यापार रहता है, स्थल मार्ग से तो व्यापार बाधित होने लगता है, स्थल मार्ग का व्यापार जो रहता है कम हो जाता है, लेकिन जल मार्ग का व्यापार काफी बढ़ जाता है यूरोपियन कंपनी के आने के बाद। स्थल मार्ग का व्यापार तो बाधित होने लगता है, लेकिन जल मार्ग का व्यापार बढ़ जाता है। तो ऐसा पॉइंट हम लोग एक बार नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे बंगाल का परिचय में, लिखेंगे बंगाल मुगलों का ही
सूबा था। सूबा के बाद ब्रैकेट में प्रांत, प्रांत लिख लीजिएगा। प्रांत। हाँ। बंगाल मुगलों का एक सूबा था। लिखेंगे औरंगजेब। औरंगजेब की औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात की मृत्यु पश्चात क्षेत्रीय राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ। इसी दौर में हम लोगों ने बात किया उस टाइम पे बंगाल के अधिकारी कौन थे? नवाब मुर्शिद कुली खां। इसी दौर में मुर्शिद कुली खां मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र शासक के तौर पर व्यवहार करना शुरू किया। एकदम से मतलब कि मुर्शिद कुली खां ने घोषणा नहीं कर दिया था कि हम लोग अलग हो गए हैं। मतलब राजस्व देते थे, कभी राजस्व दे दिया, कभी नहीं दिया। मतलब स्वतंत्र व्यवहार करते थे, लेकिन ऐसा घोषणा कुछ नहीं किया था कि हम अलग हो गए। ऐसा कोई घोषणा नहीं किया था मुर्शिद कुली खां ने। तो आगे देखते हैं। बंगाल मुगलों का एक सूबा था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात क्षेत्रीय राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ। इसी दौर में मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र शासक के तौर पर व्यवहार करना शुरू किया। इनके शासनकाल में इनके शासनकाल में यानी कि मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में बंगाल का आर्थिक विकास जारी रहा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम परिचय में ही अगले पॉइंट पर आते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था बंगाल का जो आर्थिक महत्व था। बंगाल में समृद्ध कृषि थी। बंगाल में व्यापार काफी अच्छा खासा होता था। बहुत सारे बंदरगाह थे, बहुत सारे यूरोपियन के व्यापारिक केंद्र थे। यहाँ पर उद्योग यहाँ पर काफी अच्छा खासा था। हाथ से बनी हुई चीजें बनती थी, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा। बंगाल भारत में तो सप्लाई करता ही था, और मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में भी सप्लाई करता था। तो ये आर्थिक महत्व क्या था बंगाल का, उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। पहले उसके आगे हम लोगों ने जहां तक लिखा था कि अरे मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में बंगाल का आर्थिक विकास जारी रहा। उसके आगे लिख लेंगे, उसके आगे लिखेंगे मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिद कुली खां ने वंशानुगत शासन व्यवस्था स्थापित किया।
और आगे और आगे चलकर सुजाउद्दीन सरफराज अलीवर्दी खां भी बंगाल के नवाब बने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो बंगाल में समृद्ध कृषि व्यापार कई सारे बंदरगाह एवं यूरोपियन कंपनियों के कई सारे व्यापारिक केंद्र थे। और साथ ही उद्योग व्यापारिक केंद्र और साथ ही उद्योग ब्रैकेट में लिख लेंगे उद्योग के सूती कपड़ा रेशमी कपड़ा सूती कपड़ा रेशमी कपड़ा और जहाज रानी सोरा, ये बारूद बनाने के काम आता था। सोरा सूती कपड़ा रेशमी कपड़ा जहाज रानी सोरा और चीनी वगैरह एक दूसरी कर दीजिएगा। उद्योग के मामले में भी भारत उद्योग के मामले में भी बेहतर स्थिति में था। या फिर लिख लेंगे भारत के अन्य राज्यों अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर स्थिति में था। अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर स्थिति में था। मस्जिद को दिखाने पर शासन व्यवस्था स्थापित किया और आगे चलकर सुजाउद्दीन सरफराज अलीवर्दी खां भी बंगाल के नवाब बने। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो बंगाल में समृद्ध कृषि कई सारे बंदरगाह यूरोपियन कंपनियों के कई सारे व्यापारिक केंद्र थे और साथ ही उद्योग सूती कपड़ा रेशमी कपड़ा जहाज रानी सोरा आदि के मामले में भी भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर स्थिति में था। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने बंगाल का एक परिचय देख लिया।
अभी हम लोग बात करते हैं प्लासी की लड़ाई पर। प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई अगर बात करें किसके किसके बीच हुआ था, तो उस टाइम पर जो नवाब थे, नवाब वर्सेस हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। नवाब कौन थे उस टाइम पर? सिराजुद्दौला। और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कौन थे? कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे क्लाइव। तो ये होता है लड़ाई 1757 में, लिख लेंगे 1757 में लड़ाई लड़ी जाती है। अगर ये हम लोग बात करें कि लड़ाई क्यों लड़ी गई, प्लासी की लड़ाई क्यों शुरू हुआ, उसके क्या कारण थे प्लासी की लड़ाई हुई, तो पहले हम लोग उन कारणों पर बातचीत कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें कारणों की, प्लासी की लड़ाई क्या कारण थे, तो जो मुगल बादशाह थे फर्रुखसियर, उन्होंने क्या किया था, 1717 में उन्होंने एक फरमान जारी किया था। किसने जारी किया था? फर्रुखसियर। शुरुआत यहाँ से होती है। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था 1717 में। फरमान मतलब एक आदेश होता है कि जो नवाब है, जो राजा है उस टाइम में, जो शासक है, उनका आदेश रहता है, मतलब एक पत्र की तरह पे वो घोषणा करते हैं। एक पत्र पे उन्होंने घोषणा दिया, ऐसा उन्होंने आदेश दिया, मतलब फरमान जारी जारी किया 1717 में। तो उन्होंने इस फरमान में क्या आदेश दिया, जो फर्रुखसियर थे 1717 में, इन्होंने कुछ इस फरमान के जरिए कुछ आदेश दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने कुछ अधिकार दे दिया। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मात्र 3,000 रुपए वार्षिक भुगतान करने पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। और आगे देखे तो जो कंपनी थी, कंपनी की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, उसका व्यापार बढ़ रहा था, लोग बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेंगे, तो कंपनी क्या कर रही थी, अधिक क्षेत्र की मांग कर रही थी। तो इन्होंने क्या किया, कलकत्ता के नजदीक 38 गांवों को खरीदने या फिर किराए पर लेने का, इन्होंने 38 गांवों को खरीदने का अधिकार दे दिया, उनको राइट्स दे दिया। और आगे बात करें तो इन्होंने इन्होंने क्या किया, जो बंगाल का जो टकसाल था, बंगाल के टकसाल में इन्होंने सिक्के जारी करने के अधिकार दे दिए, मतलब आप अपने खुद के सिक्के जारी कर सकते हो, आप अपने खुद के सिक्के ढाल सकते हो। सिक्के जारी करना एक तरीके से संप्रभुता का प्रमाण माना जाता है कि संप्रभु जो है वो सिक्के जारी, अगर हम लोग देखें सिक्के कौन जारी करता है, राज्य जारी करता है। सिक्के, रुपए, पैसे सब तो राज्य के द्वारा ही जारी किए जाते हैं ना। लेकिन अब मूर्ख शासक हो तो कुछ भी अधिकार दे देंगे, तो इन्होंने दे दिया। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो क्या था, उसको तो प्रॉफिट था, उसको अच्छा, मतलब उसका तो फायदा था इसमें। और अगर हम लोग आगे बात करें तो उसके साथ साथ व्यापार करने के लिए कंपनी को दस्तक जारी करने का भी अधिकार दे दिया है। अगर दस्तक की बात करें हम लोग, तो दस्तक मतलब होता है फ्री पास। फ्री पास दस्तक, ये मतलब कि दस्तक जो कंपनी के लोग रहते थे कलकत्ता में, वे एक ऐसा लेटर जारी करते थे। कंपनी के लोग जो कलकत्ता में रहते थे, कंपनी के अधिकारी एक लेटर जारी करते थे कि अगर वो लेटर को दिखाएंगे
कंपनी के अधिकारी, तो उनको आयात निर्यात करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जो नवाब के जो अधिकारी या फिर कर्मचारी रहते हैं, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्मचारी वो लेटर दिखाएंगे तो नवाब के अधिकारी या फिर कर्मचारी उनसे आयात निर्यात पर कोई टैक्स वगैरह, टोल टैक्स या फिर आयात निर्यात के लिए कोई टैक्स उन पर नहीं लगेगा। तो ये सभी अधिकार दिए थे। तो फिर आगे क्या होता है, जब इन्होंने ये सब अधिकार दे दिया अंग्रेजों को, तो उस टाइम पर बंगाल में कौन था? मुर्शिद कुली खां। जब कंपनी ने बताया स्थानीय लोगों को, तो मुर्शिद कुली खां तो नहीं माना। मुर्शिद कुली खां मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा नहीं, तुम आयात निर्यात पर कर मुक्त व्यापार कर लो, लेकिन निजी व्यापार पर तुमको टैक्स देना पड़ेगा। और 38 गांव या फिर कलकत्ता के नजदीक 38 गांव खरीदने का ऐसा कोई अधिकार मुर्शिद कुली खां ने नहीं दिया, और ना ही सिक्के जारी करने का अधिकार दिया है। मतलब मुर्शिद कुली खां ने विरोध किया। मुर्शिद कुली खां ने कहा कि तुम व्यापारी हो, व्यापारी ही रहो, यहाँ पर मालिक बनने की कोशिश मत करो। तो ऐसा कुछ सीन होता है, यहाँ से तनाव शुरू होता है। ये तनाव का महत्वपूर्ण कारण था। शुरुआत यहीं से होती है, तनाव यहाँ से ही होता है नवाब और कंपनी के बीच में। तो इस सब पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे। तो कारण में पॉइंट दे देंगे। पहला पॉइंट पॉइंट दे देकर लिखेंगे हम लोग। 1717 के फरमान को लेकर विवाद। 1717 के फरमान को लेकर विवाद, इसमें लिखेंगे मुगल शासक फर्रुख सियर ने एक फरमान जारी करते हुए जारी करके मुगल शासक फर्रुख सियर ने एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को कुछ अधिकार दिए। जैसे में लिखेंगे मुगल शासक फर्रुख सियर ने 1717 में, यहाँ पर लिख लेंगे फर्रुख सियर ने 1717 में, मुगल शासक फर्रुख सियर ने 1717 में एक फरमान जारी करते हुए अंग्रेजों को कुछ अधिकार दिए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जैसे करके। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे देंगे, जैसे कंपनी 3,000 रुपए वार्षिक भुगतान वार्षिक भुगतान करने पर कंपनी को बंगाल, बिहार
उड़ीसा में कर मुक्त यानी कि सीमा शुल्क पर कोई व्यापार नहीं लगेगा। कंपनी जो भी आयात निर्यात करेगी उस पर उसे कंपनी को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। अगर हम लोग देखें जैसे में सेकंड पॉइंट पर, तो कलकत्ता के नजदीक 38 गांवों को खरीदने की अनुमति प्रदान की। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जैसे में ही अगले पॉइंट पर लिखेंगे, अगले पॉइंट पर आएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो जहां तक थे उसके आगे लिखेंगे, जैसे में ही हम लोग लिख रहे थे। इसमें पहला पॉइंट लिख लिया था हम लोगों ने, सेकंड पॉइंट भी लिख लिया था। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो फर्रुख सियर रहते हैं, उन्होंने तो अपने फरमान के जरिए कंपनी को सिक्के डालने की भी अनुमति दी थी कि आप जो बंगाल में, जहाँ टकसाल, बंगाल का जो टकसाल था, जहाँ पर राज्य द्वारा, सरकार द्वारा जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, जहाँ पर मुद्रा बनाई जाती है, तो उसे टकसाल कहते हैं। तो लिखेंगे बंगाल के टकसाल में सिक्के ढालने की भी अनुमति दी। जैसे मैं अगले पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखेंगे जैसे में कि कंपनी को व्यापार के लिए दस्तक जारी करने का अधिकार भी दिया। दस्तक का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, मतलब फ्री पास। अगर कंपनी के लोग ये लेटर को दिखा देंगे, तो नवाब के जो कर्मचारी या फिर अधिकारी रहेंगे, वो कंपनी के लोगों से कोई टैक्स, टोल टैक्स वगैरह या फिर सीमा शुल्क, कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखें, जैसा कि हम लोग ने अभी बात किया कि फर्रुख सियर ने तो आदेश दे दिया, लेकिन अभी बंगाल में कौन है? मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र व्यवहार करने लगा था। जब अंग्रेजों ने यह बात बताई मुर्शिद कुली खां को, तो मुर्शिद कुली खां ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, आप व्यापार करने आए हैं, आप व्यापारी करिए, मालिक बनने की कोशिश मत करिए। कि जो कर मुक्त 3,000 रुपये वार्षिक भुगतान करने पर कर मुक्त व्यापार करने की जो अनुमति दी थी, तो मुर्शिद कुली खां ने कहा
आप आयात निर्यात के लिए आप टैक्स मत दीजिए भले, लेकिन निजी व्यापार पर आपको निजी व्यापार पर टैक्स देना पड़ेगा। और 38 गांवों को खरीदने की भी अनुमति नहीं दी, न तो सिक्के ढालने की अनुमति दी। तो मुर्शिद कुली खान ने साफ विरोध किया। तो अंग्रेजों को लगा कि जब बॉस हमको अनुमति दे रहा है तो ये ससुरा छोटा चिंटू बीच में काहे को आ रहा है। तो अंग्रेजों को यहाँ से मतलब अंदर से अंग्रेजों को गुस्सा आया, अंग्रेज मतलब इससे चिढ़ गए हैं। अंग्रेजों को इससे चिड़न हुई कि ये ससुरा हम लोगों के बीच में कहा है, छोटा बॉस हमको अनुमति दे रहा है, हमको राइट्स दे रहा है, छोटा चिंटू हमको काम करने नहीं दे रहा है। तो यहाँ से तनाव शुरू होता है, ये महत्वपूर्ण कारण बनता है युद्ध का। लेकिन ये शुरुआत हो रही है अभी, तो आगे लिखेंगे। मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिद कुली खान ने दस्तक के दुरुपयोग मुर्शिद कुली खान ने दस्तक के दुरुपयोग पर ब्रैकेट में लिखेंगे निजी व्यापार पर मतलब जो कंपनी के जो अधिकारी थे, कंपनी के कर्मचारी थे, वो निजी व्यापार पर भी टैक्स नहीं दे रहे थे। वो निजी व्यापार पर भी टैक्स देने को तैयार नहीं थे। मतलब चोरी छुपे वो निजी व्यापार भी करते थे और टैक्स भी नहीं देते थे। तो नवाब उनको डराता है, धमकाता है। कंपनी छुप छुप के निजी व्यापार ऐसे करती है, टैक्स नहीं देती है। तो इससे क्या होगा, जब कंपनी टैक्स ही नहीं देगी तो जो स्थानीय व्यापारी है उनका लॉस होगा, वो पीछे हट जाएंगे ना कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में। और इससे सरकार को भी इनकम नहीं जाएगी, सरकार को राजस्व कहाँ से जाएगी जब वो टैक्स ही नहीं दे रहे हैं, निजी व्यापार पर भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो सरकार को राजस्व कहाँ से जाएगा। तो यहाँ से तनाव शुरू होता है, लिखेंगे मुर्शिद कुली खान ने दस्तक के दुरुपयोग पर निजी व्यापार पर कठोरतापूर्वक अंकुश लगाया और लिखेंगे और न तो अड़तीस लिखेंगे और न तो गांवों को खरीदने अनुमति दी और न तो गांवों को खरीदने की अनुमति दी और न ही सिक्के ढालने की। आगे लिखेंगे मुर्शिद कुली खां के पश्चात अन्य नवाबों ने भी कंपनी पर अंकुश लगाए रखा। मुर्शिद कुली खां के पश्चात अन्य नवाबों ने भी कंपनी पर अंकुश लगाए रखा। मतलब जितने भी नवाब आ रहे थे उसी नीति पर चल रहे थे कि नहीं, हम कोई गांव को खरीदने की अनुमति नहीं देंगे, सिक्के डालने की अनुमति नहीं देंगे, ना तो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। मतलब जितने भी नवाब आ रहे थे, नवाब दर नवाब, कंपनी और नवाबों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
जहां तक थे उसके आगे लिखेंगे। 1756 में, 1756 में नवाब कौन बनता है? 1756 में नवाब बनता है सिराजुद्दौला। 1756 में सिराजुद्दौला भी 1756 में सिराजुद्दौला ने भी यही नीति अपनाई। मतलब सिराजुद्दौला का भी यही कहना था कि हम आपको टैक्स फ्री काम नहीं करने देंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा, सिक्के ढालने का अधिकार नहीं रहेगा, आपको गांव को खरीदने के अधिकार नहीं है। तो सिराजुद्दौला ने भी वही सेम नीति पर चला था, सिराजुद्दौला भी वही रास्ते पर चला, उसी नीति पर चल रहा था। तो अभी हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये हम लोगों ने पहला कारण देख लिया, अभी हम लोग दूसरे कारण पे आते हैं। सेकंड कारण हो जाएगा, हमने देखा कि जैसे उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हर जगह चलता है, गद्दी को लेकर लड़ाई तो हर जगह होती है ना। जैसे कोई मजबूत शासक करता है गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू, तो यहाँ पर भी होता है गद्दी को लेकर लड़ाई। देखेंगे सेकंड पॉइंट, उत्तराधिकार उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष। उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष। तो 1756 में नवाब कौन रहता है? सिराजुद्दौला। तो उससे कुछ संबंधियों के द्वारा ही, उसके संबंधी अगर हम लोग बात करें, जैसे उसकी मौसी थी घसीटी बेगम, उस टाइम पर उसकी मौसी थी घसीटी बेगम, और उसका एक भाई रहता है शौकतगंज करके। तो ये दोनों ने मतलब क्या किया, गद्दी के लिए उसको चुनौती दी, उसका विरोध कर रहे थे। जो उसकी मौसी थी घसीटी बेगम, वो अपने दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए पुत्र को, दत्तक पुत्र यानी कि जिस पुत्र को गोद लिया है, तो अपने गोद लिए हुए पुत्र को नवाब बनाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं बना पाई, क्योंकि नवाब बना था सिराजुद्दौला बन गया था, और शौकतगंज भी गद्दी के लिए दावा कर रहा था। तो ये दोनों नवाब के विरोधी थे। तो अलग अलग गुट रहता है ना दरबार में, तो गुटबंदी, इनका अलग गुट रहता था, ये नवाब के विरुद्ध रहते थे। तो घसीटी बेगम क्या करती हैं, अब देखिए कंपनी क्या करती है, कंपनी ने देखा, कंपनी को अनुभव था कर्नाटक में, कंपनी कर्नाटक में अपना नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी। हम लोगों ने देखा था कि सेकंड कर्नाटक युद्ध कब खत्म हुआ था? 1754 में, और ये लड़ाई कब हो रही है? 1757 में। तो 1754 में यानी कि सेकंड कर्नाटक युद्ध में कंपनी का नियंत्रण कर्नाटक क्षेत्र पर हो गया रहता है। तो कंपनी को अनुभव है, कंपनी देखते हैं यहाँ पर भी उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई चल रही है, तो कंपनी तो आजमाएगी ही, उसको अनुभव है, यहाँ पर भी ट्राई करेगी, क्या पता यहाँ पर भी हो जाए वही काम। तो कंपनी इसे अवसर के रूप में देखती है, यहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा है, कंपनी इसको अवसर के रूप में देखती है। और घसीटी बेगम को भी पता था कि अंग्रेजों की स्थिति अभी काफी ठीक ठाक हुई, अंग्रेजों के पास काफी पावर है अभी, और कंपनी का कॉन्फिडेंस तो पहले से ही हाई था, क्योंकि कर्नाटक जीत चुकी थी। और संजोग ऐसा रहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, कर्नाटक युद्ध से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी सेना नहीं रखती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को सेना देने के लिए ब्रिटिश से सेना भेजी जाती थी। तो ब्रिटिश नौसेना ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प देती थी सेना के लिए। लेकिन कर्नाटक युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, अपनी खुद की सेना रखने लगती है भारत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी खुद की सेना रखने लगती है भारत में, और यहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा है। और जो सेकंड कर्नाटक युद्ध में मोहम्मद अली को नवाब बनाया था ना अंग्रेजों ने, तो उससे भी ढेर सारा पैसा मिलता है। तो कंपनी का इससे कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है। तो सब पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे।
1756 में 1756 में सिराजुद्दौला, एक मिनट रुकिएगा। हाँ तो लिखेंगे आगे। 1756 में सिराजुद्दौला की सत्ता को सिराजुद्दौला की सत्ता को 1756 में सिराजुद्दौला की सत्ता को उसके संबंधियों, ब्रैकेट में कर लेंगे, घसीटी बेगम। नाम भी बड़ा अजीब अजीब रहता है इन लोगों का। घसीटी बेगम। यहाँ पर आपको और ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख लीजिएगा मौसी करके, कि ये सिराजुद्दौला की मौसी थी, कॉमा शौकतगंज। यहाँ पर लिख लीजिए भाई, सिराजुद्दौला का भाई ही लगता था, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 1756 में सिराजुद्दौला की सत्ता को उसके संबंधियों द्वारा चुनौती दी जाती है। आगे लिखेंगे, कंपनी ने इसे अवसर के रूप में देखा। कंपनी ने इसे अवसर के रूप में देखा। कंपनी, आगे लिखेंगे, कंपनी कर्नाटक युद्ध कंपनी कर्नाटक युद्ध की सफलता से, फिर यहाँ पर लिख लेंगे सेकंड कर्नाटक युद्ध। कंपनी द्वितीय कर्नाटक युद्ध की सफलता से लिखेंगे कॉमा, यहाँ पर जो उत्तराधिकार का लेकर संघर्ष चल रहा है, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष और कंपनी के पास अब अपनी सेना भी थी। उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, कंपनी भारत में सेना भी रखने लगी थी। कंपनी ने अवसर के रूप में देखा। कंपनी सेकंड कर्नाटक युद्ध की सफलता, कौमा उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, कंपनी भारत में सेना भी रखने लगी थी। इन सब कारणों से कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। अब लिखेंगे, इन सब कारणों से कंपनी उत्साहित थी। फिर लिखेंगे, कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई थी और कंपनी उत्साहित थी। सिराजुद्दौला जब नवाब बनता है 1756 में, तो सिराजुद्दौला काफी यंग था और
काफी जोशीला व्यक्ति भी था, उसके अंदर काफी जोश था। तो सिराजुद्दौला क्या करता है, दो दो हाथ का पंगा लेता है अंग्रेजों से सीधे तौर पर। तो उस टाइम पर जो बंगाल की राजनीति में जो बड़े बड़े व्यापारी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, जैसे नगर सेठ, जगत सेठ। जगत सेठ की अगर हम लोग बात करें तो जगत सेठ वे होते हैं जो जैसे बैंकर हो गए, बैंकर ही कह लो उन्हें, वो पैसा देकर लोगों को उनसे ब्याज लेते हैं, तो मतलब कि ब्याज पर अपना कारोबार करते थे। नगर सेठ बड़े बड़े अधिकारी होते थे। तो बड़े बड़े अधिकारी जो थे बंगाल में, उनकी राजनीति, बंगाल की राजनीति पर, बंगाल के सिस्टम पर उनकी पकड़ थी अच्छी खासी। और उनका फ्रांसीसी कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी अच्छे खासे संबंध थे, उनका हित जुड़ा हुआ था। तो ये नवाब क्या करता है, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला ने कुछ अधिकारियों को अपमानित भी किया था। तो कुछ अधिकारी क्या करते हैं, इससे नाराज हो जाते हैं, और मतलब कि इसकी नीतियों के कारण, सिराजुद्दौला की नीतियों के कारण जो अधिकारी थे बंगाल में, वो अपना उस तरीके से व्यापार नहीं कर पाते थे जिस तरीके से वे करना चाहते थे। ये सम्मान भी नहीं दे रहा था उतना, और अपमानित भी कर देता था कभी कभी। तो इसके अपने ही लोग जो थे यहाँ पर, जो बंगाल के अधिकारी थे, वे नवाब से नाराज हो जाते हैं, और उनका फ्रांसीसी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से अच्छे खासे संबंध रहते हैं। तो वे अंग्रेजों से जाकर जुड़ जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों से उनका अंग्रेजों से अपना हित था। वे व्यापार पर ही उनका पूरा कारोबार चलता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से उनके काफी अच्छे खासे संबंध थे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, नवाब से हटकर उसकी तरफ चले जाते हैं, अंग्रेजों की तरफ चले जाते हैं। फिर यहाँ पर आगे कहानी हम लोग लिखेंगे, देखेंगे। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले पॉइंट पर आएंगे अब। अगला कारण देखेंगे हम लोग, आगे क्या होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नवाब को चुनौती। अब अंग्रेज क्या करते हैं, नवाब को सीधे तौर पर चुनौती देते हैं। और चुनौती किस तरीके से देती है हम लोग देखते हैं। जो अंग्रेज रहते हैं, कंपनी के जो लोग रहते हैं अधिकारी, तो अंग्रेज क्या करते हैं, नवाब को चिढ़ाना शुरू करते हैं। न, तो नवाब मतलब कि ताकि थोड़ा उग्र हो जाए और गलत कदम उठा बैठे, मतलब वो चाहते थे कि अभी ये युद्ध युद्ध लड़े। अंग्रेज ही कदम बढ़ा रहे थे अभी। तो नवाब ने क्या करके रखा था कि कोई भी बंगाल में, कोई भी किलेबंदी, अपनी जितने भी कंपनी है यहाँ पर, कोई भी अपने व्यापारिक केंद्रों की किलेबंदी नहीं करेगा। तो जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी तो मान जाते हैं, लेकिन जो अंग्रेज थे, अंग्रेज नहीं मानते हैं। नवाब के मना करने के बावजूद अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्रों की किलेबंदी की। और आगे क्या होता है, अंग्रेजों ने कलकत्ता में भारतीय वस्तुओं पर कलकत्ता में कर भी लगाया, अपनी तरफ से टैक्स लगाया अंग्रेजों ने। और जो नवाब के जो विरोधी थे, उनको संरक्षण भी प्रदान किया। तो उससे नवाब और भी चिढ़ गया, उनको संरक्षण भी प्रदान किया, उससे नवाब और भी चिढ़ गया। और एक परंपरा चलती थी, जैसे कोई भी अगर नया नवाब बनता है बंगाल में, तो जितने भी कंपनी रहती थी, व्यापारिक कंपनी, उनके अधिकारी जाते थे दरबार में, गिफ्ट वगैरह, ऐसे उपहार वगैरह लेकर जाते थे। तो मतलब नवाब को देते थे, एक तरीके से सम्मान देने की एक परंपरा थी। तो जब सिराजुद्दौला नवाब बना, तो अंग्रेजों ने इस परंपरा का भी पालन नहीं किया, तो इससे नवाब और भी चिढ़ जाता है। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार नवाब को चुनौती दे रही थी। तो ये सब पॉइंट नोट कर लेंगे हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नवाब को चुनौती लिखेंगे। कंपनी द्वारा नवाब, नहीं तो ऐसे लिखेंगे, नवाब यानी कि सिराजुद्दौला। कंपनी द्वारा सिराजुद्दौला
को चुनौती दी जाती है, कंपनी द्वारा सिराजुद्दौला को चुनौती दी जाती है। जैसे देखेंगे नवाब के मना करने के बावजूद नवाब के मना करने के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक केंद्रों की किलेबंदी की। जो अंग्रेज थे उनका कहना था कि हमारा फ्रांसीसियों से लगातार युद्ध हो रहा है, फ्रांसीसियों से हमारे लगातार संघर्ष चल रहे हैं। और फ्रांसीसियों के उस टाइम पर चंद्रनगर में व्यापारिक केंद्र भी थे, वहां पर फ्रांसीसियों के पास ठीक ठाक अच्छी खासी सेना भी थी, बंदूक वगैरह, तोप, ये सब वगैरह थे फ्रांसीसियों के पास भी। तो अंग्रेजों का ये कहना यह था कि मराठे हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, फ्रांसीसी हमारे ऊपर अटैक करते हैं, तो अटैक कर सकते हैं, तो हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए सब कर रहे हैं, तो हमें अनुमति दो। लेकिन नवाब अनुमति नहीं देता है। और उस टाइम पर क्या था, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि जो मराठे थे अपना लगातार अपने क्षेत्र का विस्तार करते जा रहे थे। मराठे पहले से इतना छाप के बैठे हुए थे, तो बंगाल का ये जो उड़ीसा का तट था, यहाँ तक मराठे आने लगे थे, यहाँ तक मराठों का नियंत्रण हो गया था। तो मराठे बंगाल की सीमा को टच करने लगे थे। तो अंग्रेजों का कहना यही था कि हम लोग अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, लेकिन नवाब ने मना किया। लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों ने किलेबंदी की, अपने व्यापारिक केंद्रों की किलेबंदी की। तो आगे देखेंगे, नवाब के मना करने के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक केंद्रों की किलेबंदी की। आगे लिखेंगे, नवाब के विद्रोहियों को नवाब के विद्रोहियों को संरक्षण प्रदान किया। नवाब के विद्रोहियों को संरक्षण प्रदान किया। आगे देखेंगे, भारतीय वस्तुओं पर कलकत्ता में कर लगाया। भारतीय वस्तुओं पर कलकत्ता में कर लगाया। आगे लिखेंगे, नवाब को सम्मान देने की परंपरा का पालन भी नहीं किया गया। तो इन सब कारणों से सिराजुद्दौला चिढ़ जाता है। तो अंग्रेज कहते हैं, आ बैल मुझे मार, और ये बैल जाता है उनको मारने ही। ये तो उनका ट्रैप है ना, अंग्रेज चाह रहे हैं उसको अभी फंसाना है, उसको अभी युद्ध की तरफ ललकारना है, तो अंग्रेज कदम बढ़ा रहे हैं। तो सिराजुद्दौला को समझ के चलना चाहिए था, अपनी स्थिति पहले मजबूत कर लेता, पहले देख लेता सिस्टम में। जब आप राज परिवार से हो तो आपको पता होना चाहिए कि गद्दी के लिए सारे दाव पेच चले जाते हैं, तो हमारे साथ कौन कौन है कौन कौन नहीं, इसकी तो खबर रखनी चाहिए थी। तो सिराजुद्दौला इसको कुछ पता ही नहीं, इसके ही अधिकारी, इसके ही लोग जाके अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आगे देखेंगे, तीसरा पॉइंट था ना, नहीं चौथा पॉइंट रहेगा। अब देखेंगे आगे सिराजुद्दौला ने क्या किया। जब अंग्रेजों ने, जो कंपनी ने सिराजुद्दौला को चुनौती दी, सीधे तौर पर चुनौती दी, नवाब को चिढ़ाना शुरू किया, उसको सीधे तौर पर चुनौती दी, तो अब सिराजुद्दौला ने क्या किया उसको देखेंगे हम लोग। नवाब की कार्रवाई, मतलब बदले में अब नवाब ने क्या किया, प्रतिज्ञा स्वरूप एक्शन। अब सिराजुद्दौला एक्शन में आता है। नवाब की कार्रवाई, तो अब आगे देखेंगे कि अंग्रेजों के पहले से ही बंगाल में काफी व्यापारिक केंद्र थे, जैसे पटना, कलकत्ता, बालासुर हो गया, ऐसे करके बहुत सारे अंग्रेजों के यहाँ पर व्यापारिक केंद्र थे। तो अब ये सिराजुद्दौला क्या करता है, जब अंग्रेजों ने नवाब को चिढ़ाना शुरू किया, अंग्रेजों को चुनौती दी सीधे तौर पर, तो नवाब ने क्या किया, प्रतिक्रिया स्वरूप उनके जो व्यापारिक केंद्र रहते हैं, जैसे कलकत्ता हो गया, कासिम बाजार, तो इन व्यापारिक केंद्रों पर ये क्या करता है, नवाब क्या करता है, कब्जा कर लेता है, और कलकत्ता की जिम्मेदारी एक मानिक चंद अधिकारी करके हैं, मानिक चंद नामक अधिकारी को दे देता है। तो आगे देखेंगे क्या होता है। मानिक चंद मतलब कुछ ऐसा अधिकारी था, देखेंगे आगे, पहले लिख लेते हैं इतना। नवाब की कार्रवाई, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप नवाब ने अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्रों कलकत्ता एवं कासिम बाजार पर कब्जा किया, और कलकत्ता की जिम्मेदारी मानिक चंद नामक अधिकारी सौंपी। तो अब देखो क्या होता है, भ्रष्टाचार यहाँ पर भी बहुत होता है। जब नवाब ने, सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता की जिम्मेदारी दे दिया मानिक चंद को, उससे भरोसा करके दिया ना कि हाँ अब कलकत्ता की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है। जब नवाब ने अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्रों पर कब्जा कर लिया, तो अब क्लाइव क्या करता है, क्लाइव भी एक्शन में आता है। पहले सिर्फ क्लाइव चुनौती दे रहा था, इसलिए चुनौती दे रहा था कि पहले कदम ये बढ़ाएं, चुनौती दे रहा था। अभी नवाब ने कब्जा किया, तो अब क्लाइव क्या करता है, सेकंड कर्नाटिक युद्ध में हम लोगों ने देखा काफी कर्नाटिक क्षेत्र पर अंग्रेजों का नियंत्रण है। अंग्रेजों का नियंत्रण कर्नाटिक क्षेत्र पर हो गया था सेकंड कर्नाटिक युद्ध में ही, यानी कि 1754 में ही। तो अब क्लाइव क्या करता है, मद्रास से एक सेना भेजता है यहाँ बंगाल में। तो मद्रास से एक सेना आती है बंगाल में, तो ये मानिक चंद था, ये मानिक चंद क्या करता है, कुछ पैसे लेता है, पैसे लेकर कलकत्ता दे देता है अंग्रेजों को बड़ी आसानी से। जैसे कि वहां पर डुप्ले और ला बोडले के साथ हुआ था, वैसे यहाँ पर ये भी करता है।
मानीचंद क्या करता है, कुछ पैसे लेता है और अंग्रेजों को कलकत्ता सौंप देता है। तो आगे हम लोग देखेंगे, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी 5वें पॉइंट पर आते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि मानीचंद को कलकत्ता सौंप दिया था, मानीचंद को कलकत्ता सौंप दिया नवाब ने, जो लेकिन अभी क्लाइव ने अभी कार्रवाई नहीं की, अभी क्लाइव रुका हुआ है। तो अब आगे एक और घटना घटती, ये भी इस घटना ने अंग्रेजों में मतलब एक गुस्सा वाला, मतलब कि एक आग बबूला कर दिया पूरे अंग्रेजों को। अंग्रेजों के अंदर पूरी बदले की भावना आ गई इस घटना से। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या घटना घटती है, एक बड़ी घटना घटती है। कालकोठरी 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 की दुर्घटना। कालकोठरी की दुर्घटना, हालांकि इसके प्रमाण को लेकर बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसको लेकर बहुत ही कंट्रोवर्सी है। यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोवर्सी। इसके प्रमाण को लेकर कोई साक्ष्य उतने मिलते नहीं है। होता क्या है कि नवाब रहता है सिराजुद्दौला, तो ऐसा कहीं से जानकारी मिलती है कि एक छोटे से कमरे में नवाब ने क्या किया था, 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया था सिराजुद्दौला ने। और दम घुटने के कारण क्या होता है, 123 अंग्रेजों की मौत हो जाती है। कुछ लोगों का कहना तो ये भी रहता है कि प्रैक्टिकल ही नहीं है, 18/4 के कमरे में हम 146 अंग्रेजों को ठूस दें। लेकिन इससे क्या होता है, 146 अंग्रेजों को ठूस दिया एक छोटे से कमरे में, इसमें से 123 की मौत हो जाती है। तो जो अंग्रेज रहते हैं, एक हलवाइली करके अधिकारी है कंपनी के, ये बताते हैं इस घटना के बारे में। 146 में से 123 अंग्रेज मारे गए। तो फिर अब अंग्रेज क्या करते हैं, अभी जितने भी मद्रास में, बॉम्बे में, अंग्रेजों के जहां जहां व्यापारिक केंद्र रहते हैं, जितने भी अंग्रेज रहते हैं, सभी को ये सूचना पहुंचाई जाती है, सभी तक ये खबर पहुंचाई जाती है कि अंग्रेजों को प्रताड़ित किया गया है बंगाल में। मतलब कि अंग्रेज जाति का अपमान हुआ, एक तरीके से ये खबर पहुंचाई जाती है। तो इस घटना से क्या होता है कि सभी अंग्रेज मतलब प्रतिशोध की भावना उनके अंदर आती है, सभी अंग्रेज बदले की भावना में आ जाते हैं कि अब इसको तो छोड़ना नहीं है। हालांकि इसके साक्ष्य बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। उस टाइम के जो समकालीन इतिहासकार थे वो भी इसके बारे में नहीं बताते हैं, और जो आगे कुछ संधियां होती हैं, उस संधियों से भी हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती है। और कंपनी के रिकॉर्ड में भी छोटी बड़ी बातें रहती हैं, छोटी छोटी बातें रहती हैं। तो इस घटना का तो उस कंपनी के रिकॉर्ड में भी नहीं मिलता है सच, तो इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं ज्यादा। तो ये हॉलवैली करके एक कंपनी के ही अधिकारी हैं, तो ये बताते हैं इसके बारे में, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, कालकोठरी की दुर्घटना लिखेंगे। हॉलवैली हॉलवैली नामक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, हॉलवैली नामक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कालकोठरी की दुर्घटना का उल्लेख हॉलवैली नामक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कालकोठरी
की दुर्घटना का उल्लेख करते हैं। इनके अनुसार नवाब ने एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया था और कैद कर दिया था और देखेंगे दम घुटने के कारण 123 अंग्रेजों की मौत हो जाती है। इसके कारण 123 अंग्रेजों की मौत हो जाती है। इस घटना ने लिखेंगे इस घटना ने सभी अंग्रेजों इस घटना सॉरी ऐसे लिखेंगे इस घटना से सभी इस घटना से सभी अंग्रेज नवाब के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना से एकजुट हुए हैं। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे इसके बारे में, नोट करके लिखेंगे ऐतिहासिक, ऐसे लिखेंगे ऐतिहासिक साक्ष्यों से इसके प्रमाण की जानकारी नहीं मिलती है। ऐतिहासिक साक्ष्यों से इसके प्रमाण की जानकारी नहीं मिलती क्योंकि इसको लेकर कंट्रोवर्सी रहती है, क्योंकि इसके रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिक्स पॉइंट की बात करेंगे। तो अब क्या होता है, अभी तक तो क्लाइव एक्शन में नहीं आया था, अभी तक क्लाइव सिर्फ चुनौती दे रहा था। अब काल कोठरी की घटना घटने से अब सभी अंग्रेजों के मन में बदले की भावना उत्पन्न होती है। सभी बदले की भावना से अब क्लाइव मतलब नवाब जो रहता है सिराजुद्दौला की उसको हटाने की प्रयास करेंगे। अब तो अब क्लाइव क्या करता है, तो क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल से कर्नाटक से मद्रास से एक सेना भेजी जाती है बंगाल में। और क्या होता है, एक छोटी सी झड़प होती है। जब क्लाइव ने एक सेना भेजी मद्रास से बंगाल, तो जो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता
सौंपा था उसको मानिक चंद नामक अधिकारी को। तो मानिक चंद अब क्या करेगा, जब क्लाइव की सेना आई मद्रास से बंगाल, तो मानिक चंद कुछ पैसे लेता है उससे और कुछ पैसे लेकर उसको दे देता है। तो फिर अब एक छोटी सी झड़प होती है। उसके बाद फरवरी 1757 में एक संधि होती है, अलीनगर की संधि। तो उसमें ये जो नवाब रहता है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला क्या करेगा, जो मतलब कि जो 1717 के फरमान रहते हैं, पहले तो उन फरमानों को नहीं मानता है, कहता है कि नहीं, हम सिक्के ढालने का अधिकार नहीं देंगे, किलेबंदी का अधिकार नहीं देंगे, ये सब, और गांव को खरीदने का अधिकार नहीं देंगे। तो ये सब पहले नवाब नहीं मान रहा था, सिराजुद्दौला पहले नहीं मान रहा था। लेकिन यहाँ पर अलीनगर अलीनगर की संधि होती है और नवाब क्या करता है, इन सब चीजों को मान जाता है। 1717 में इस फरमान में 1717 के फरमान में जो फर्रुख सियर ने जो जो अनुमति दिया था अंग्रेजों को, तो सिराजुद्दौला भी अब कहता है कि ठीक है, आप लोगों को ये सब मान्य रहेगा, कंपनी के ये सब सारे राइट्स रहेंगे। तो नवाब तो एक तरीके से झुक गया ना, सिराजुद्दौला झुक नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर नवाब झुक गया। क्यों झुक गया, उसका भी कारण था। उसके कारण थे कुछ ऐसे कि, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर हो गया बंगाल, तो यहाँ दिल्ली, तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ उत्तर पश्चिम की तरफ से नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के आक्रमण होते रहते थे बीच बीच में। तो इनके आक्रमण से मुगल मतलब काफी भयभीत रहते थे। तो सिराज ये अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, अहमद शाह अब्दाली यहाँ दिल्ली तक आ चुका रहता है, दिल्ली तक अहमद शाह अब्दाली आ चुका रहता है। और जो नवाब रहता है यहाँ पर, नवाब को डर रहता है कि ये कहीं बंगाल पर भी हमला ना कर दें। तो जो नवाब रहता है, नवाब इसके डर से, अहमद शाह अब्दाली के डर से ये संधि करता है कि कहीं ये बंगाल पर भी हमला ना कर दें, क्योंकि वो आकर ऑलरेडी यहाँ दिल्ली तक पहुंच गया था। दिल्ली से कितना ही दूर है बंगाल, तो उसे हमला करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। और वहां पर एक तरफ अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भी संधि कर ली। क्यों, क्योंकि जबकि उनकी सेना आई थी, मद्रास से उनकी सेना आ चुकी थी बंगाल में, तो वहां पर इन्होंने भी संधि कर ली। क्लाइव इसलिए संधि कर लिया कि अभी सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था। सप्तवर्षीय युद्ध जो 1763 तक चला था, 1756 से। तो क्लाइव को खबर आती है कि अभी सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया है, छोटी मोटी झड़प फ्रांसीसियों के साथ होने लगा था, फ्रांसीसियों के साथ मतलब तनाव होने लगा था। और उस टाइम पर हम लोगों ने बात किया था कि चंद्रनगर में फ्रांसीसियों के व्यापारिक केंद्र थे। चंद्रनगर में फ्रांसीसियों के काफी 800 हजार कुछ, मतलब लगभग 800 सैनिक कुछ थे जो यहाँ से। तो यहाँ पर फ्रांसीसियों के चंद्रनगर में लगभग कुछ 800 सैनिक थे, और यहाँ पर उनके काफी मतलब कि अच्छे खासे बंदूक और तोप भी रहते हैं। तो फ्रांसीसी वहां पर मजबूत मजबूत स्थिति में थे। तो क्लाइव इसलिए भी पीछे हट गया कि पहले हम अपनी स्थिति को मजबूत कर लेते हैं। क्लाइव अभी टाइम लेना चाह रहा था कि हम अच्छे से फील्डिंग लगा दे ताकि कोई रन ना मारने पाए। तो क्लाइव का, उसका, सिराजुद्दौला का तो ये डर था कि अब्दाली आ गया है दिल्ली तक, कहीं ये बंगाल पर भी आक्रमण ना कर दे, तो पहले हम अब्दाली से निपट लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको देख लेंगे। अब क्लाइव का ये प्लानिंग था कि पहले हम थोड़ा अभी और समझ जाते हैं, पहले फ्रांसीसी को निपटा देते हैं, फिर इसको बाद में देख लेंगे। तो दोनों अपने अपने कारणों से, दोनों पीछे हटे, दोनों ने संधि किया, उसके कुछ कारण थे। और सिराजुद्दौला रहता है, सिराजुद्दौला आगे फिर एक उपयुक्त अवसर की तलाश में रहता है, मतलब ऐसा मौका मिलेगा, जैसे ही मौका मिलेगा इन अंग्रेजों को यहाँ से भक्खा दे देंगे हम। क्लाइव भी मौके की तलाश में रहता है। क्लाइव थोड़ा संभलना चाहता था, अभी उस टाइम लेना चाहता था। अगर फ्रांसीसियों का खतरा नहीं रहता, सप्तवर्षीय युद्ध शुरू नहीं हुआ रहता, तो क्लाइव तो निश्चित तौर पर पीछे हटने वाला नहीं था। फिर भी क्लाइव पीछे हटा। और अभी क्लाइव क्या करता है, क्लाइव की ये स्ट्रेटजी रहती है, वो यूरोपियन तरीकों को फॉलो करता है। उसका ये रहता है कि सामने वाले को उठने ही नहीं देना, सामने वाले को मौका ही नहीं देना है, सामने वाले को युद्ध से पहले ही इतना कमजोर कर दो कि वो लड़ने के लायक ही न रहे। तो क्लाइव यूरोपियन तरीके पर चलता है, और ये नवाब जो रहता है मौके की तलाश में रहता है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। पहले इस घटना को लिख लेते हैं। अभी क्लाइव ने क्या क्या किया, क्लाइव की कार्रवाई पर हम लोग लिख लेंगे, क्लाइव एक्शन में आएगा। अब क्लाइव की कार्रवाई, एक्शन,
तो लिखेंगे क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से एक सेना बंगाल भेजी गई। बंगाल भेजी गई। अभी जो बकलोलवा था मानिक चंद सिराजुद्दौला नवाब ने तो उसके ऊपर भरोसा करके दे दिया उसको कि ले अभी कलकत्ता तेरे ऊपर है, तेरी जिम्मेदारी है। ये बकलोल क्या करता है, पैसा लेता है, अंग्रेजों को दे देता है कलकत्ता। लो ससुरा, उसको दिए थे जिम्मेदारी, वो पैसा लेकर दे दिए। तो आगे लिखेंगे क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से एक सेना बंगाल भेजी गई और मानिकचंद ने पैसे लेकर कलकत्ता को अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से एक सेना बंगाल भेजी गई। मद्रास से एक सेना बंगाल भेजी गई और मानिकचंद ने पैसे लेकर कलकत्ता अंग्रेजों को दे दिया। और आगे लिखेंगे एक छोटी सी झड़प के बाद, यहाँ पर थोड़ा खींचातानी होता है दोनों के बीच में, नवाब और क्लाइव के बीच में एक छोटी सी झड़प के बाद लिखेंगे फरवरी 1757 में, छोटी सी झड़प के बाद फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, संधि होती है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसी पॉइंट में आगे आगे बातचीत करते हैं। आगे लिखेंगे अलीनगर की संधि हुई, उसके आगे लिखेंगे, इसे लिखेंगे अलीनगर। अरे इसको क्या हो गया, इस चाप पे चल ही नहीं रहा है। अलीनगर संधि होती है, अलीनगर की संधि होती है, उसके आगे लिखेंगे इस संधि में नवाब यानी कि सिराजुद्दौला नवाब ने 1717 के फरमान को मानने 1717 के फरमान को मानने किलेबंदी की अनुमति देने नवाब ने 1717 के फरमान को मानने किलेबंदी की अनुमति देने और मुआवजा क्षतिपूर्ति देने को
तैयार हुआ। क्षतिपूर्ति मुआवजा देने को तैयार हुआ। आगे लिखेंगे इस संधि से ना तो अंग्रेज संतुष्ट थे और ना ही नवाब। दोनों ने, आगे लिखेंगे, दोनों ने अपने अपने परिस्थितियों कारण दोनों ने अपने अपने परिस्थितियों के कारण ये संधि की। वो परिस्थितियां क्या थी उस पे हम लोगों ने बात किया अभी कि नवाब को डर था एमएस अब्दाली का, क्योंकि अब अब्दाली आ गया था दिल्ली तक, और क्लाइव को डर था फ्रांसीसियों का, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। क्लाइव को ये लगा कि हम समझौता कर लेते हैं नवाब से, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले फ्रांसीसी ही कूद जाए, फ्रांसीसी जाके नवाब को अपनी तरफ मिला ले और नवाब से ऐसा कुछ समझौता कर ले कि चल मिलके घेर के मारते हैं इन दोनों को, घेर के मारते हैं अंग्रेजों को। तो हमसे पहले फ्रांसीसी ही नवाब के साथ समझौता ना कर ले और हमारे विरुद्ध कोई कदम उठाए, उससे पहले हम नवाब के साथ समझौता कर लेते हैं। तो ये समझौता हुआ, ये संधि हुई। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आ जाएंगे 7वें पॉइंट पर। 7वें पॉइंट की बात करें तो अब दोनों युद्ध की तैयारी करते हैं। युद्ध की तैयारी, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा अलीनगर की जो संधि हुई, अलीनगर की संधि से कोई संतुष्ट था नहीं, न तो नवाब और न ही क्लाइव। दोनों ने अपनी अपनी परिस्थितियों के कारण ये समझौता किया। दोनों के कुछ कुछ कारण थे कि दोनों ने, हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा पीछे हटे दोनों लोग, नहीं तो कोई संतुष्ट था नहीं इस संधि से। तो एक तरफ तो ये जो नवाब था सिराजुद्दौला, वो एक अच्छे खासे मौके की तलाश में था कि कोई बढ़िया सा मौका मिले फिर मैं अंग्रेजों का काम तमाम कर देता हूँ। और एक तरफ क्लाइव का माइंड कुछ इस तरीके से चल रहा था कि मैं युद्ध से पहले ही इसको इतना कमजोर कर दूं। क्लाइव कुछ ऐसा सोच रहा था कि युद्ध से पहले ही इसको इतना कमजोर कर दिया जाए कि ये लड़ने के लायक रहे ही ना, मतलब युद्ध से पहले ही उसका काम तमाम कर दो कि युद्ध हो ही ना, युद्ध हो तो छोटा मोटा युद्ध हो, उस तरीके से ये लड़ ही ना पाए, उसको जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा युद्ध से पहले ही कमजोर कर दिया जाए। तो क्लाइव यूरोपियन माइंड का था, यूरोपियन स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा था। तो क्लाइव का माइंड कुछ इस तरीके से चल रहा था कि सामने वाले को मौका देना ही नहीं है। तो क्लाइव वही करना चाह रहा था। तो फिर क्लाइव क्या करता है, क्लाइव, आगे हम लोग बात करेंगे, पहले ये पॉइंट को लिख लेते हैं। युद्ध की तैयारी, तैयारी युद्ध की तैयारी देखेंगे। एक तरफ नवाब यानी कि सिराजुद्दौला, एक तरफ नवाब, एक उपयुक्त उपयुक्त मौके की तलाश में रहता है कि अगर अब्दाली पहले चला जाए भारत से फिर हम इसको बताते हैं। ये चल रहा था नवाब के माइंड में। एक तरफ नवाब एक उपयुक्त मौके की तलाश में रहता है और दूसरी तरफ क्लाइव
दूसरी तरफ क्लाइव युद्ध से पहले ही नवाब को, और दूसरी तरफ क्लाइव युद्ध से पहले ही नवाब को लिखेंगे अधिक से अधिक कमजोर कर, अधिक से अधिक कमजोर कर युद्ध में अपनी सफलता को सुनिश्चित करना था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि दोनों एक अच्छे खासे मौके की तलाश में है। नवाब भी मौके की तलाश में है, मौका मिलेगा फिर इसको बताएंगे, और क्लाइव उसको युद्ध से पहले ही कमजोर करना चाहता है। तो अब क्लाइव इसके लिए क्या क्या करता है कि नवाब युद्ध से पहले ही कमजोर हो जाए, कि वो युद्ध उस तरीके से लड़ ही ना पाए जिस तरीके से वो लड़ना चाहता है, मतलब चुनौती दे ही ना पाए, नवाब उस तरीके से युद्ध लड़ ही ना पाए। इसके लिए क्लाइव क्या क्या करता है, वो पॉइंट को हम लोग कल बात करेंगे। क्लाइव ने क्या क्या किया, इसके लिए क्लाइव ने क्या क्या किया कि युद्ध से पहले ही नवाब जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा कमजोर हो जाए। इसके लिए क्लाइव ने क्या क्या किया, वो सब बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।